हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप CHS क्लास 11th में कॉमर्स स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे सीट्स कितनी है, ठीक है, आपका एडमिशन कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है, फॉर्म की डेट, एग्जाम की डेट क्या होने वाली है, ठीक है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, हर एक चीज और साथ साथ स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए अगर आपके पास ये जो आखिरी मंथ बचा है उसको लेकर, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली लेक्चर्स की अपडेट आपको मिलती रहे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो आपका CHS क्लास 11th है उसका एग्जाम जो है हर एक स्ट्रीम के लिए होता है, मैथ्स, बायो, कॉमर्स, आर्ट्स। तो आज हम लोग कॉमर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि उसने अपना जो ब्रोशर है वो रिलीज कर दिया है 2026 के लिए, यानी इस साल के लिए, ठीक है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। आपको जैसा कि पता है फॉर्म जो है वो रिलीज हो चुका है, तो अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। चैनल पे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग की जो वीडियो है वो मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कि आपके कॉमर्स का जो है वो एग्जाम होने कब वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है 23 अप्रैल को, और हर एक एग्जाम चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो या क्लास 9th का हो तो वो 8 बजे से सुबह 10 बजे के बीच में ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं एक और डाउट क्लियर कर दूं, आप बहुत सारे बच्चों को लगता है कि वो सिर्फ एक ही स्ट्रीम का फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे ने फॉर्म भरा होगा लेकिन एक का ही भरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आप सभी के लिए जो है वो फॉर्म भर सकते हो, और चारों का चारों, अगर आप 11th क्लास का पेपर दे रहे हो तो चारों पेपर आप एक साथ दे सकते हो, ठीक है। चारों दिन आप जाकर पेपर दे सकते हो। तो पहला तो ये हम लोग देख लें कि 23 अप्रैल को जो है वो आपका एग्जाम होने वाला है कॉमर्स टीम के लिए। आगे बात करें तो बहुत सारी आपको डेट्स भी दी हुई है। तो प्रोविजनल आंसर की आपका पेपर तो 23 अप्रैल को होगा। 4 मई तक आपकी प्रोविजनल आंसर की आएगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप चैलेंज कर सकते हो कि ये क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, ठीक है, CHS ने, तो आप उसको सही करवा सकते हो। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपए पे करने पड़ेंगे। खैर वो आगे की बात है। फाइनल आंसर की आपका 14 मई तक आ जाएगा। रिजल्ट का डिक्लेरेशन लिखा है कि जून के दूसरे हफ्ते में यहाँ पे आपका आ जाएगा। फिर काउंसलिंग की डेट भी आपको दी गई कि 2 जुलाई को होने वाली है, सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में। ये सारी चीजें आपको बताई गई। आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। आप अगर 11th में है तो आप कोई भी स्ट्रीम में भले जाना चाहते हो तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो 18 साल आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 31 मार्च 2026 के हिसाब से, ठीक है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 31 मार्च 2008 के पहले नहीं होनी चाहिए, और आपने क्लास 10th एग्जामिनेशन जो है वो पास कर लिया हो, ये भी काफी ज्यादा जरूरी। ऑफकोर्स 10th पास करोगे तभी तो जाओगे, है ना। तो ये चीज यहाँ पे बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की हम लोग बात करते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स आपकी कितनी है। तो आपके 2 स्कूल है, एक CHBS और एक CHGS, यानी सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल। तो दोनों अलग अलग जगह पे, थोड़े ही डिस्टेंस पे, 5 मिनट के डिस्टेंस पे, लेकिन दोनों की अलग बिल्डिंग है, ठीक है। तो बॉयज स्कूल में बात करें, मतलब लड़कों की कितनी सीट है आपकी कॉमर्स के लिए, तो आप देख सकते हैं 13 ही सीट है, ठीक है, लड़कों के लिए भी। और लड़कियों के लिए भी आप देख सकते हो कि कॉमर्स में 20 सीट है, मतलब लड़कियों की सीट इस बार ज्यादा है और लड़कों की सीट जो है वो यहाँ पे कम दी गई है। बाकी भी सीट देख सकते हो, मैथ्स में 54 है, बायो में 27 है, लड़कों के लिए, आर्ट्स में 14 है ना, और लड़कियों के लिए मैथ्स में 13 है, बायो में 13 है, आर्ट्स में 15 है। तो कॉमर्स में ही ज्यादा है, बाकी सब में आपकी कम सीट्स है लड़कियों के लिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए, तो बाकी चीजें आप यहाँ जान सकते हो कि क्या क्या से सवाल आते हैं आपके। अब एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं जो हम लोग डिटेल में भी समझेंगे। तो कॉमर्स ग्रुप से आपके इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और जनरल स्टडीज से सवाल आते हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो कुछ भी ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम ही नहीं रखा है कि सिलेबस क्या होगा, क्लास 10th का ही होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी इसने नहीं बताया। तो हम लोग कैसे पता करते हैं, हम लोग सिंपली पता करते हैं PYQs को देखकर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर हम लोग यहाँ पे पता लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉमर्स के बारे में आप क्या जानते हैं। जब लोग स्ट्रीम की बात करते हैं तो हर एक पेपर के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो 9th का पेपर हो, 11th मैथ्स हो, बायो हो, आर्ट्स हो या फिर कॉमर्स हो, ठीक है। तो आपके 100 सवाल ही आते हैं, ठीक है। 100 मार्क्स का सवाल मतलब पेपर होता है। पहले 300 पहुंच जाते थे, 1 का 3 मिलता था, लेकिन अब 1 का 1 ही मिल रहा है। तो यानी आपके एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलेगा। क्या यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग है? जी नहीं। तो आपको सारे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं,
ऐसा नहीं कि छोड़ देना कि गलत हो जाएगा तो मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, आपको कुछ भी लिखना नहीं है, OMR शीट मिलेगी, आपको उसके अनुसार ही काम करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो कितने सवाल आते हैं अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो। लैंग्वेज से आपका 40% सवाल आते हैं, इंग्लिश से 20 सवाल आते हैं और हिंदी से भी आपके 20 सवाल आते हैं। तो 20-20 क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी से। फिर बात करते हैं मैथ से भी आपके 20 सवाल आते हैं। ठीक है, फिर इकोनॉमिक्स से भी आपके 20 सवाल आते हैं। ठीक है, तो ये 4 सेक्शन हो गए। अब इकोनॉमिक्स वही क्लास 10 NCERT से आपका सवाल आता है, कभी कभी 9 से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन आपका ज्यादातर सवाल क्लास 10 NCERT से ही आता है। थोड़ा डिटेल में पूछता है, आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, तो आपको अच्छी नॉलेज रहनी चाहिए इकोनॉमिक्स की, तब आप कर सकते हो। ऑफकोर्स कॉमर्स है इसीलिए। बाकी सोशल साइंस यानी आपको जो हिस्ट्री है, सिविक्स और ज्योग्राफी है, उससे भी 15 सवाल आ जाते हैं, यानी 5-5 सवाल ईच से, हिस्ट्री से, सिविक्स और ज्योग्राफी से। और जीके से आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं। मतलब सोशल साइंस तो आपका NCERT वाला पार्ट हो गया और एक्स्ट्रा आपके जीके से 5 सवाल आते हैं। तो अब सिलेबस क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश का सिलेबस आप देख सकते हैं, ये सारी चीजें आती है। ग्रामर, phrases and clauses, sentence, articles, noun, pronoun, adjectives, verbs, adverbs, preposition, conjunction, interjection, subject, verb, agreement, active and passive voice, direct and indirect speech, usage and lit, synonym, antonyms, one word substitution, idioms and proverbs, spelling correction, sentence arrangement, errors in a sentence, famous authors and books in English literature. आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। ठीक है, उसके बाद बात करें हिंदी की। हिंदी में आप देख सकते हो वर्णमाला, भाषा विज्ञान, शब्द भेद, वाक्य भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग एवं वचन, कारक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियां, उपसर्ग, प्रत्यय, अशुद्धि शोधन, विराम चिन्ह, वाच्य, समास, संधि, अलंकार, रस, छंद, रचना और रचनाकार, अपठित गद्यांश, पद परिचय, इन सब से आपके सवाल आते हैं। आगे बात करें, आपके मैथ्स से भी 20 सवाल आते हैं। तो मैथ्स में आप देख सकते हो जो भी आपका क्लास 10th के में आपका आता है वही। तो NCERT इसमें नहीं फॉलो करनी, इसमें थोड़े हाई लेवल के सवाल करने, क्योंकि 20 सवाल आते हैं। ठीक है, तो अच्छा खासा है। कॉमर्स ही एक है जिसमें आपको सब पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, सबके एकदम इक्वल वेटेज। कैसे तो फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़ दिया है इन्होंने। फिर आते हैं जैसे क्लास 10 में आपका जो रियल नंबर है, एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, पॉलिनोमियल्स है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, फिर आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, सर्कल्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, इससे आपके सवाल बनते हैं। आगे बात करें तो आपका इकोनॉमिक्स से 20 सवाल आते हैं। तो इकोनॉमिक्स के भी आप देख सकते हैं। जैसे पहले सोशल साइंस का ही देख लेते हैं। हिस्ट्री के जो आपके 5 चैप्टर है, अब ध्यान रखिएगा कि आपके ये 2 से उतने ज्यादा सवाल जो है आने बंद हो चुके हैं, क्योंकि आपके उससे CBSE ने इसको हटा दिया है। ठीक है, तो ज्यादा फोकस इन 3 पे आप करिएगा तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अब ऐसा नहीं, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ जो डायरेक्टली बनते हैं वो भी एक बार देख के जाना। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा ही छोड़ देना। फिर आते हैं ज्योग्राफी में, वही जो आपके 7 चैप्टर है। ठीक है, रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। फिर इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 20 इसी से आते हैं सिर्फ, तो अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, फिर आते हैं आपका सिविक्स, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, वही जो आपका प्योर NCERT है उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो सारा हमने यहाँ पे देख लिया, लेकिन एक सवाल है कि मैम जीके में क्या पढ़ना है। तो जीके में जो आप पढ़ते हो, ठीक है, जो बेसिक चीजें होती कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, महाजनपद, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इनसे 1-2-5 सवाल आते, तो उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, उससे ज्यादा बाकी चीजों पे दिमाग लगाइए। ठीक है, और करंट अफेयर में जैसे जीके में आपका और भी आता है, सिविक्स से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट, ज्योग्राफी में देखोगे तो बेसिक्स ऑफ इंडिया, रिवर सिस्टम, सोलर सिस्टम, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, इनसे आपका सवाल आता है। ठीक है, और करंट अफेयर में आपको सिर्फ इन टॉपिक्स पे ध्यान देना है। ठीक है, जो आपके देश में चल रहा है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, साइंस में कुछ डेवलपमेंट हुआ, इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स क्या है, इकोनॉमी एंड बजट, इंटरनेशनल करंट अफेयर, जैसे वॉर वगैरह चल रही है तो बस देख लिया। अब ऐसा नहीं कि एकदम डिटेल में पूछ देगा, जैसे आपसे पूछ देगा कि इस देश का लड़ाई चल रहा है तो बोलेगा जैसे ईरान में अभी उसके लीडर की डेथ हुई तो लीडर का नाम पूछ देगा, है ना। एनवायरमेंट, अपॉइंटमेंट किसी का हुआ, बुक्स एंड ऑथर अभी रिसेंट जो लिखे गए, स्पोर्ट्स में जैसे अभी इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता वो सब पूछेगा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला, अवार्ड कुछ मिला तो, गवर्नमेंट स्कीम्स जो आई, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें याद
रखनी है, अच्छे से समझनी है। अब बात करते हैं कि भाई स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। हमारे पास आखिरी महीना बचा है, अब हम लोग को क्या करना है, क्योंकि 23 अप्रैल को हमारा पेपर होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखो, एकदम प्योर बात करेंगे यहाँ पे, रॉ एकदम बात करेंगे कि किस तरीके से तैयारी करनी है। ये दो तरह के बच्चों के लिए, एक जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो कुछ भी नहीं पढ़ा बाबू, ऐसा होता ही नहीं। आप ये सोचो ही मत कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि क्लास 10th में आप पढ़ते ही आ रहे हो, है ना। तो क्लास 10th में जो आपने पढ़ा है वहीं से आपके सवाल आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको हर एक सब्जेक्ट में एक काम करना है, पहले तो खुद के बारे में जानो और खुद से झूठ बोलना बंद कर दो, ठीक है। खुद से झूठ बोलोगे या सामने वाले से झूठ बोलोगे, अरे मेरा तो हो गया, तो सबसे बड़ा नुकसान आपका होगा, ना सामने वाले का कुछ जाएगा, ना CHS का कुछ जाएगा, आपका नुकसान होगा, ठीक है। तो खुद से सच बोलना स्टार्ट कर दीजिए। सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के जो भी अभी मैंने सिलेबस में टॉपिक बताया आपको पता है, NCERT के चैप्टर्स आपको पता है, एक दो बार वो चैप्टर देखो, उससे एक दो सवाल लगाओ, अगर यूट्यूब पे क्वेश्चन हो या टेस्ट हो कहीं, उसको लगा के देखो, सवाल बन रहे तो ठीक है, नहीं तो ऐसा करो कि कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आपको कौन सा चैप्टर लग रहा है, मॉडरेट कौन सा चैप्टर है, मतलब ठीक ठाक है आपको, और इजी कौन सा लग रहा है, मतलब जो आपको आता है, जिससे आपके सवाल बन रहे। खुद को इवैल्यूएट करो, एनालाइज करो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको जो पहले के 10 दिन है, ठीक है, 30 दिन से ज्यादा ही है अभी आपके पास, स्टिल जो पहले के 10 दिन है उसमें आप जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है, जैसे आप एक टाइम पे आपके पास पूरे अभी 24 घंटे है, तो पढ़ना है, अगर एग्जाम निकालना है तो एकदम दिन रात लगा के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप 3 स्लॉट बना दो पढ़ने के, ठीक है, 3 स्लॉट बना लो। जैसे आपका 6 सेक्शन है, तो आप एक दिन में ट्राई करो, जैसे 6 सेक्शन क्या है बाबू, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, GK और मैथ, 6 सेक्शन है। तो एक दिन में 3 सेक्शन पढ़ो, और उसके मोस्ट डिफिकल्ट जो आपके चैप्टर्स है, या तो ट्राई करो एक दिन में डिफिकल्ट पढ़ लो, दूसरे वाले का मॉडरेट पढ़ लो, किसी का इजी पढ़ लो, ऐसे ऐसे करके आपको ये खुद से प्लान बनाना। आपको बना बनाया प्लान नहीं दूंगी, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। मैं आपको बता सकती हूँ क्या करना है, क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। मैं बना कर तो नहीं दूंगी, एक बना दूंगी, कोई बच्चा जो है कि उसका कुछ और होगा तो उसको और दिक्कत होगी। कभी भी दूसरे के बताए हुए पे नहीं पढ़ना चाहिए, आपको जो बताया गया है वो ये खुद से डिसाइड करना है कि इसमें आप क्या रखोगे। अगर और अच्छे से समझना है तो आप ऑफिस वाले नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो, हम लोग आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर आपके जो अगले 10 दिन होंगे, और ध्यान रखो जब ये पढ़ना है तो छोड़ना नहीं, खाली पढ़ के छोड़ दिया, चैप्टर पढ़ा छोड़ दिया। इससे डेली आपको अगर एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो 30 MCQ तो एटलीस्ट करने हैं, ठीक है। मैथ में हो तो चलो 20 कर लिया, 30 कर लिया, और सोशल साइंस ये सब में तो 50 के करीबन MCQ आपको लगाने होंगे, ठीक है, उस चैप्टर से। तब जाके आपका पेपर जो है वो तैयार होगा कि उस चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQ आपने कर लिए तो आपके लिए सही, ठीक है। और इसके साथ साथ शाम में, रात में, जब भी टाइम मिले तो MCQ प्रैक्टिस करनी है, रैंडम, जो हर एक चैप्टर से हो। तो ऐसा नहीं कि मैम ये चैप्टर तो अभी मैंने पढ़ा ही नहीं है ना, तो मैं इसको कैसे करूं, मेरा तो अभी स्लॉट आने वाला है आगे के 10 दिन में जिसमें मैं पढ़ूंगा। तो ऐसा नहीं, आपको रैंडम भी MCQs करते रहने। वो MCQ गलत भी हो जाते हैं ना तो आपको एग्जाम में याद आ जाता है, तो ऐसे भी करते ना डेली आपको प्रॉपर MCQ प्रैक्टिस 7 से 8 कर लो, ठीक है, 6 से 7 कर लो, 8 से 9 कर लो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बाकी के 10 दिन आपको क्या करना है, डिफिकल्ट वाले पढ़ लिए, मॉडरेट वाले पढ़ लिए, सिलेबस एक बार में कंप्लीट कर लेना। मान लो मैक्स 15 दिन, उसके बाद से जो 15 दिन है आपको डेली बस MCQ ही लगाने, ठीक है। MCQ लगाओ, जिस चैप्टर का MCQ नहीं बन रहा उसको एक बार फिर से पढ़ो, उसके नोट्स पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। स्कूल में आपने पढ़ा होगा सारी चीजें, टीचर से कांटेक्ट करो, ठीक है। हर एक चीज आप यहाँ पे कर सकते हो, जितना हो सके प्रैक्टिस करनी है आपको। और साथ साथ लास्ट के जो 5-6 दिन बचेंगे उसमें आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो ये सबसे बेसिक चीज जो है आप कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट अब आपकी प्रैक्टिस ही, तो वो आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। तो साथ साथ इसके आप जो है मेरे हिसाब से समझ में आई होगी सारी चीजें कि क्या करना है, कैसे करना है। ऐसे ही आपको वीडियोस जो है वो मिलती रहेंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।